वेलकम स्टूडेंट टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। आज हम देखेंगे लेसन 3 के धातु एवं अधातु का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम देखेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसें बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनमें कोई भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। अतः तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश के पूर्ण होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अब हम एक सारणीबद्ध रूप से उत्कृष्ट गैसों, धातुओं व अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हीलियम, इसमें परमाणु संख्या 2 है, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये के कोश में ही समाहित हो जाते हैं, अर्थात इसके पास कोई भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं है। नियॉन, इसकी परमाणु संख्या 10 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको 2 और 8 प्राप्त होता है, अर्थात के कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है और एल कोश भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात इसके पास भी कोई संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार से हम आर्गन को देखते हैं। आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 होगा। इसी प्रकार से हम देखें तो जो के कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो आर्गन है इसके पास भी कोई भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं है, संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार से धातुओं को हम यदि देखें तो सोडियम, इसका जो परमाणु संख्या है वह 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो 2, 8, 1। इसके संयोजकता कोश जो है, लास्ट वाला जो कोश है वो संयोजकता कोश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो जो आसान सी चीज़ होती है वो हमको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना यहाँ पर आसान है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, इसकी परमाणु संख्या 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है। तो यहाँ पर इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। या तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे तो इसका अष्टक पूर्ण होगा, या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को देगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम, इसका 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 होता है। ऐसे ही हम देखें पोटेशियम, इसकी परमाणु संख्या 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 1 है, माने इसके संयोजकता कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि एन कोश बन रहा है। इसी प्रकार से कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम में 20 परमाणु संख्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 8 और 2 प्राप्त होता है, अर्थात इसके भी संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब संयोजकता कोश में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, तो ये आसानी से क्रियाएं कर लेते हैं, अर्थात इससे हमको पता चल रहा है कि जो ये धातुएं होती हैं ये आसानी से क्रिया कर लेती हैं और ये अभिक्रियाशील होती हैं। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यदि हम अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर आदि इनको भी देखें तो इनकी परमाणु संख्या को आप देखें तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको प्राप्त होता है 2 और 5। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन होगा, इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, तो ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, इसमें 8 परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल पड़ेगा, इसकी अपेक्षा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए H2O। फ्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या 9 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 2 और 7, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये किसी से साझा करके 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी प्रकार से फास्फोरस है, इसका 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 5। सल्फर 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 6। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। तो ये अपने जो लास्ट के हैं 6, 7, 5, 6, 7, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन लेना सही समझेंगे और इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए आसान होगा।
अब हम देखते हैं उपरोक्त सारणी के अनुसार देखें तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह M कोश में स्थित 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका अंतिम कोश L बाह्यतम कोश बन जाता है। यदि हम सोडियम पर विचार करें तो हम पाएंगे कि जो सोडियम है उसमें परमाणु संख्या 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो यदि ये अपना 2, 8 और 1 माने ये K है, ये L है और ये M है, तो ये सोडियम यदि अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसका जो अंतिम कोश है वो क्या बन जाएगा, L का अष्टक पूर्ण रहेगा। इसी प्रकार से जिससे स्थायी अष्टक उसको मिल जाता है। सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धन आयन प्रदान करता है। अब आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यदि हम सोडियम को देखें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 10 बचते हैं और प्रोटॉन 11 बचते हैं। इस कारण से जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धन आयन बनाता है। और स्पष्ट रूप से समझें तो यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या सोडियम की कितनी है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके पास प्रोटॉन कितने बचे, 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। इसीलिए इसके पास एक धन आयन अधिक है, इसीलिए ये Na+ धन आयन बनाएगा। और स्पष्ट रूप से समझें तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल है, न कि 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण करना। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम धन आयन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसे 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन होगा, अतः ये किसी भी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर एक ऋणायन बना लेगा। अब आप समझेंगे ये ऋणायन कैसे बनाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो गई, 18 हो गई, इसीलिए ये ऋणायन बनाएगा। यदि सोडियम व क्लोरीन के बीच अभिक्रिया देखें तो Na द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन Cl द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके K, L, M कोशों में इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। अतः दोनों तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान निम्न प्रकार से होगा। अब हम और अधिक स्पष्ट समझें कि कैसे कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैसे कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ हम देखें NaCl के यदि हम स्ट्रक्चर देखें, NaCl के बीच की अभिक्रिया देखेंगे तो यहाँ पर देखें Na ने क्या करा, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग दिया है तो ये Na+ बन गया। Na कैसा था, पहले 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसका अष्टक कितना बचा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया, 2 और 8। इसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये क्लोराइड आयन बन गया और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8 हो गया। इस प्रकार से हम देखें तो Na इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया, क्योंकि Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया और यहाँ से ये चला गया, इसलिए इसका अष्टक भी पूर्ण रहा। इसीलिए हमको NaCl प्राप्त होता है, क्योंकि NaCl में एक धन आयन और एक ऋण आयन होते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण निम्न प्रकार से होगा। Mg इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का 2, 8 और 2 है। अब इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 8। ये मैग्नीशियम धन आयन बन गया। और क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8, 8। क्लोराइड
ऋण आयन बन गया क्लोरीन। तो यहाँ पर Mg के पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया। इसी प्रकार से हमारा MgCl2 हमको प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं वे यौगिक आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे MgCl2 में Mg मैग्नीशियम धातु है, ये धनायन युक्त है, और जो क्लोरीन है अधातु है, ये ऋणायन युक्त है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इस प्रकार जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके क्या गुण होते हैं। देखेंगे पहला, धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इस कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, गलनांक माने वह बिंदु या वह पॉइंट जिस पर कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, और क्वथनांक वह बिंदु जिस पर वह ताप या वह बिंदु जिस पर कोई भी यौगिक उबलना शुरू कर दे। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में ये अविलय होते हैं। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, इसीलिए वे विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि उनमें आयन उपस्थित नहीं होते। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में अर्थात पिघली हुई अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि पिघली अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। जो पिघली हुई अवस्था होती है उसमें यदि हम ऊष्मा देते हैं तो उनके बीच स्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं। धातुएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है वह धातुओं का मुख्य स्रोत होती है। भूपर्पटी अर्थात क्रेस्ट पर पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों से कोई विशेष धातु जैसे लोहा, जिंक आदि लाभकारी तरीके से निकाली जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि धातु के यौगिक या तत्व जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की पर पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं, लेकिन अयस्क किन्हें कहेंगे? जिन खनिजों से कोई विशेष धातु लाभकारी तरीके से निकाली जाती है वे अयस्क कहलाते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के अनुसार स्पष्ट है कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तथा कुछ सामान्य क्रियाशील तथा कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। यदि आपको सक्रियता श्रेणी याद हो तो उसमें देखा होगा आपने कि जो ऊपर की ओर स्थित धातुएं वे अधिक अभिक्रियाशील है, जो बीच की स्थित धातुएं हैं वे कम अभिक्रियाशील होती हैं, और जो नीचे की ओर स्थित धातुएं होती हैं वे सबसे कम अभिक्रियाशील या निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। इस आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो सबसे नीचे की ओर स्थित होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो बीच में स्थित होती हैं, और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो कि ऊपर की ओर स्थित होती हैं। सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित की जाती हैं। जिंक, आयरन और लेड का निष्कर्षण कार्बन के उपयोग द्वारा किया जाता है या कार्बन के उपयोग से अपचयन के द्वारा होता है, तथा Ag और Au अर्थात सिल्वर एंड गोल्ड प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जिंक, आयरन, लेड आदि ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं।
अयस्क से धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम अयस्क के निष्कर्षण के पद देखें तो सबसे पहले हम अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण की निम्न विधियां होंगी धातुओं के अनुसार: उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। इस प्रकार से हम इनका सांद्रण तय करते हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं ये इनकी जो गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है तथा शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट्स देखें, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं ये सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसका निस्तापन विधि द्वारा हम सांद्रण करते हैं और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका भर्जन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। अब जो निस्तापन और भर्जन के द्वारा सल्फाइड और कार्बोनेट के ऑक्साइड हमको प्राप्त हुए हैं उनको धातु में अपचयित किया जाता है। धातु में अपचयित करने के पश्चात धातु का शोधन होता है। इसी प्रकार से देखें, जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका सांद्रण भर्जन विधि द्वारा होता है और भर्जन विधि द्वारा सांद्रण करने पर धातु प्राप्त होती है और प्राप्त धातु का परिष्करण करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो अयस्क के सांद्रण के विभिन्न पद हैं ये आपकी बुक में डायग्राम के रूप में मिल जाएंगे। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। स्टूडेंट, जो हम पृथ्वी से अयस्क निकालते हैं उनमें मिट्टी, रेत आदि के रूप में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जो कि गैंग कहलाती है। धातु निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाया जाता है। इन अशुद्धियों को उनके अर्थात अयस्क एवं अशुद्धियों के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हटाया जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई जो आयरन है उसका अयस्क है, तो आयरन के अयस्क में उपस्थित रेत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत चुंबकत्व विधि का प्रयोग करेंगे। इस चुंबकत्व विधि में जो चुंबक होती है वो लोहे को अलग कर लेगी और रेत नीचे की तरफ रह जाएगी। जो एक मैग्नेटिक पट्टी होती है उसके ऊपर से इस अयस्क को प्रवाहित किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक पट्टी होती है उस पर लोहा चिपक जाता है और जो रेत होती है वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार से एक विधि है फेन उत्प्लावन विधि। इसमें बहुत अधिक मात्रा में एक कंटेनर में अयस्क को ले लिया जाता है और उसमें चीड़ का तेल मिला दिया जाता है और एयर बबल्स उसमें डाले जाते हैं। जब एयर बबल्स आते हैं तो जो झाग है उसके साथ अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं और शुद्ध धातु नीचे रह जाती है। इस प्रकार से जो अयस्क और अशुद्धि हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन अशुद्धियों को अर्थात गैंग को हटाया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नीचे आने वाली धातुएं अर्थात वे धातुएं जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त कर ली जाती है। जैसे सिनाबार HgS, ये मरकरी अर्थात पारे का अयस्क है। इसको वायु में गर्म करने पर हमको HgS जो है ये सबसे पहले HgO अर्थात जो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको और अधिक गर्म करते हैं तो हमको पारा मिलता है। अधिक गर्म करने पर HgO Hg में बदल जाता है। 2HgS सॉलिड फॉर्म में लिया, इसको वायु की अधिकता में जब हमने गर्म किया तो 2HgO अर्थात पारे का जो ऑक्साइड है वो हमको प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई। अब ये जो प्राप्त 2HgO है अर्थात ऑक्साइड, इसको हमने और अधिक गर्म करा तो हमको लिक्विड फॉर्म में पारा प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन गैस निष्कासित हुई। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से पाए से Cu2S कॉपर का एक अयस्क है। इसे गर्म करने पर हमको कॉपर मिल जाता है। Cu2S को सॉलिड फॉर्म में लिया और इसको वायु की अधिकता में गर्म किया तो हमको 2Cu2O प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई। अब इस प्राप्त कॉपर ऑक्साइड को हमने कॉपर सल्फाइड के साथ मिक्स करके फिर से गर्म किया तो हमको 6 अणु शुद्ध कॉपर के मिले और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण।
Fe, Zn, Pb आदि धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, अतः सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। निम्न दो प्रक्रियाओं द्वारा सल्फाइड व कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। पहला है भर्जन। स्टूडेंट्स, ये भर्जन और निस्तापन, ये जो दो प्रक्रम हैं, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको आप समझ लें अच्छे से। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाएगी। फिर से सुन लें, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब देखेंगे निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जो निस्तापन होती है वो कार्बोनेट के लिए उपयोग की जाती है, और जो भर्जन प्रक्रिया होती है वो सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। भर्जन में वायु की उपस्थिति होती माने अधिकता होती है, और निस्तापन में सीमित वायु का उपयोग किया जाता है। दोनों ही के द्वारा ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जिंक धातु सल्फाइड व कार्बोनेट दोनों रूप में पाई जाती है, अतः निस्तापन एवं भर्जन प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। भर्जन, सबसे पहले हम भर्जन देखेंगे। 2ZnS, जिंक का सल्फाइड लिया है, इसलिए हमको यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया लेनी पड़ रही है? भर्जन प्रक्रिया। इसमें वायु की अधिकता में गर्म किया जा रहा है, तो हमको 2ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। अब निस्तापन को समझें। निस्तापन प्रक्रिया हम किस लिए यूज़ करते हैं? कार्बोनेट के लिए। तो जिंक कार्बोनेट, इसको गर्म किया। यहाँ पर हमने कोई ऑक्सीजन नहीं लिया है गर्म करने से पहले, यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम सीमित वायु में इसको गर्म कर रहे हैं। ZnCO3 अर्थात जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निस्तापन तथा भर्जन की प्रक्रिया के बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रियाओं में प्राप्त ZnO को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ZnO Zn में अपचयित हो जाता है। अब हमको एक उपयुक्त अपचायक, जैसे यहाँ पर कार्बन एक जो अपचायक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक अपचायक होता है। इसको ऑक्साइड के साथ जब यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के साथ यूज़ करा है कार्बन को, तो यहाँ पर हमको जिंक शुद्ध रूप में मिल गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त हुई है। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु को अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। MnO2 को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने क्या लिया? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिया। इसको एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ जब गर्म किया तो हमको यहाँ पर मैग्नीज जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हुआ और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हुआ और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकली। ये जो अभिक्रिया होती हैं ये बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं, इसलिए इनमें जो धातुएं हैं वो हमको गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। आपने यहाँ देखा, यहाँ हमने MnO2 सॉलिड फॉर्म में लिया था, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पर हमको जो मैग्नीज प्राप्त हुआ है वो किस फॉर्म में प्राप्त हुआ है? लिक्विड फॉर्म में। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ा जाता है। जो रेल की पटरियां होती हैं उनमें कभी दुर्घटनावश दरार वगैरह आ जाती है, तो दरार आने के कारण पूरी रेल की पटरी को नहीं बदला जाता, बल्कि वहाँ पर हम जो आयरन ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवा देते हैं, तो जो हमारा आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला हुआ होता है वो दरारों में भर जाता है और रेल की पटरियाँ मजबूत हो जाती हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझते हैं। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में लिया, इसने एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करी तो 2Fe लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हुआ और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में मिला और ऊष्मा निकली। इस ऊष्मा के कारण जो आयरन है वो किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये जो लिक्विड आयरन है ये दरारों में भर जाता है, जिससे दरारें सही हो जाती हैं। अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण।
सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वे बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। जो ये धातुएं होती हैं ये क्लोराइड के रूप में होती हैं, पिघली अवस्था में क्लोराइड इनका पाया जाता है, तो इसका विद्युत अपघटन कर लिया जाता है। तो जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है जिसको कैथोड बोलते हैं, पर धातुएं इकट्ठी हो जाती हैं, निक्षेपित हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तथा धन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसकी अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। मान लो हम NaCl को ही हम देखें यदि, तो यहाँ से हमको जो कैथोड है उस पर Na धातु इकट्ठी होगी, ठीक है, और जो एनोड है उस पर क्लोरीन धातु एकत्रित हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जो सोडियम धातु उसको अलग कर लेते हैं और क्लोराइड को अलग कर देते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा अयस्क से धातु का सांद्रण, फिर धातु का हमने निष्कर्षण देखा। अब हम देखेंगे परिष्करण। परिष्करण अर्थात धातुओं को और अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त करना। अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त, जो अभी हमने उपरोक्त विधियां देखी थी वे सारे अपचयन प्रक्रम थे। तो अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इनमें अपद्रव्य होते हैं। इन अपद्रव्यों को हटाकर धातुएं प्राप्त की जाती हैं। इसकी सबसे प्रचलित विधि होती है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लेते हैं तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा जिस धातु को हमने एनोड के रूप में लिया उसी धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु पिघलकर विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने जो एनोड है उस पर अशुद्ध धातु को लिया हुआ है और शुद्ध धातु की एक पतली सी परत का कैथोड बनाया है, और जो विद्युत अपघट्य है वो किसका लिया है, जिस धातु का हमने एनोड बनाया है उसका लवण विलयन लिया है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु पिघल जाती है और विद्युत अपघट्य में मिल जाती है। जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु पिघलकर विद्युत अपघट्य में मिलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और विलयन में अशुद्धियां चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियां पात्र में नीचे निक्षेपित हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि जो अशुद्ध धातु है, जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु पिघलकर लवण विलयन में अर्थात विद्युत अपघट्य में घुलती है उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वह विद्युत अपघट्य से कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। तो जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है, विलय अशुद्धियाँ विलयन में मिल जाती हैं और अविलय अशुद्धियाँ विलयन के पात्र जिस पात्र में यह अभिक्रिया करवाई जा रही है उसमें नीचे निक्षेपित हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। इसमें जो कैथोड और एनोड को लिया है, यहाँ पर एनोड पर हमने अशुद्ध धातु को रखा और कैथोड पर शुद्ध धातु को पतली परत के रूप में रखा हुआ है और विद्युत अपघट्य के रूप में हमने यहाँ पर विलयन को लिया हुआ है जो उसी धातु का है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर रखी हुई जो धातु है वो पिघलने लगती है और जितनी मात्रा में वह धातु पिघलकर विलयन में मिक्स होती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड के ऊपर जमा होने लगती है। जो पिघली हुई अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में मिक्स हो जाती हैं और जो अविलय अशुद्धियाँ होती हैं वे पात्र के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो धातु है उसका विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है और शुद्ध रूप में धातु हमको प्राप्त हो जाती है। शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती है और वहाँ से हम उसको निकाल लेते हैं। किस प्रकार से धातुएं प्राप्त की जाती हैं, उनका शोधन कैसे होता है, उनका सांद्रण कैसे होता है, उनका निष्कर्षण कैसे होता है और उनका परिष्करण कैसे होता है।